मुक्तिबोध मेरे जीवन में भ्रम भंजक बनकर आए थे। उसके बाद चार्ली चैपलिन एक प्रभंजक बन के आए थे। प्रभंजक जो घुमा दे, ऐसे जैसे कि घड़ी में गिरारियां हैं, वो समय को चला रही हैं और अचानक उसमें कोई आदमी फंस जाए, जो कि चार्ली चैपलिन है। घड़ियां फिर भी चल रही हैं, आदमी परेशान है, गिरारियों में दबा हुआ, वो पीड़ा से युक्त अपनी छोटी छोटी मूँछों वाला चेहरा बना रहा है। उसकी छड़ी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, उसका टोप गिर जाता है और साबुत निकल कर वो खड़ा हो जाता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपको स्तब्ध करते हुए एक ऐसा प्रभंजन चलाया, उसने खड़े होकर उसने किसके पक्ष में खड़ा हुआ ये दिखा दिया, गरीब के पक्ष में खड़ा हुआ। उसने ग्लोब को अपने अंगूठे की नोक पर रखकर उछाल दिया तो लगा कि हिटलर जो चाहता है उसको ये पिटलर बनाना चाहता है। अपने पिटले बेटा, मेरे व्यंग्य से पिटले, मेरे हास्य से पिटले, और इस साम्राज्यवादी, फांसीवादी, महत्वाकांक्षी, अपने स्वरूप की धज्जियां उधेड़ते हुए जो व्यक्ति तेरे सामने अभिनय कर रहा है, उसके महत्व को समझ कि वो कोरा हास्य अभिनेता नहीं है। वो जिंदगी को जानता है, वो जीवन को जानता है, वो दुनिया को जानता है। तो भंजक के बाद प्रभंजक मिल गए, फिर एक रंजक मिल गए। रंजक थे राज कपूर। रंगीन सपने, गरीब अमीर के बीच की दूरी कम हो इसके लिए रोमानी अंदाज, गाने, और साथ में जिस देश में गंगा बहती है के नाते अपने देश से जुड़ाव और प्यार। मेरा नाम जोकर में उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि हंसाने वाले की ज़िंदगी में कितना रोना होता है। रोना और हंसना, इन दोनों के बीच में बड़ा गहरा संबंध है। जोकर हंसता है, लोग भी हंसते हैं। जोकर रोता है, फिर भी लोग हंसते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये कि उसके असली आंसू भी असली न लगें, इसलिए वो पंप में पानी भर के आंखों से फव्वारे मारता है आपके ऊपर। तो ये जो रंजक अंदाज था राज कपूर का, ये तीनों का समुच्चय, ये त्रिवेणी मेरे हृदय में उतरी और मैं मानता हूं कि मेरी दिशा मुक्तिबोध ने बदली। बावड़ी का शून्य अंबर ताकता है। बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य ब्रह्म राक्षस एक बैठा है। वह भीतर से उमड़ती गूंज की भी गूंज, बड़बड़ाहट, शब्द पागल से, गहन अनुमानिता, तन की मलिनता दूर करने के लिए प्रतिपल, पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात स्वच्छ करने ब्रह्म राक्षस घिस रहा है देह, हाथ के पंजे बराबर, बांह छाती मुंह छपाछप खूब करते साफ। फिर भी मैल, फिर भी मैल। मुक्तिबोध की कविता ब्रह्म राक्षस में परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि एक ब्रह्म राक्षस है जो बैठा हुआ है गहन गंभीर बावड़ी में, पाप छायाएं हैं, मैल है, साफ करता है, फिर भी मैल, फिर भी मैल। अहंकार इतना कि अगर सूरज आ गया तो लगता है कि रवि रश्मि पड़ी तो उसने झुककर नमस्ते किया है। चांदनी आ गई रात को तो लगा उसको कि वो पैर छूने आई है। इतना अहंकारी, अहम की हुंकृति ऐसी कि संस्कृत में गालियां देता है, बाहर निकलता नहीं है, बाहर नहीं निकलता, लेकिन हुंकृतियां उसकी बाहर गूंजती हैं। बावड़ी के आसपास लोग आते हैं, वहाँ जंगली दूब पर पांव रखते हुए धीरे धीरे वो टग्गर, वो कनेर कुन्हें टेक के झांकते हैं कि बावड़ी में क्या हो रहा है, और उस ट्रेजेडी को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं कि क्या है। क्योंकि ये तो संस्कृत के प्रमेय, थ्योरम, सब हिडेगर, स्पेंगलर, गांधी, रसेल, टाइनबी, मार्क्स, सबके सिद्धांतों के सिद्धों का अंत करते हुए ये तो बहुत ही विभ्रम्य है। इसके अंदर अगर
संवेदना होती। ज्ञान तो बहुत है, लेकिन ज्ञान संवेदनात्मक नहीं हो पाया। ज्ञान तो अपार कूट कूट के भरा हुआ है, एक दूसरे का विरोध करता हुआ। अगर किसी एक संवेदना से जुड़ जाए तो यह ज्ञान सार्थक होगा। मुक्तिबोध का वाचक नायक उसको देखता और कहता है कि प्राण में संवेदना थी स्याह, क्यों मर गया ब्रह्म राक्षस? कटीले झाड़ियों में मरे पक्षी सा विदा ही हो गया। झाड़ियों में कोई पक्षी फंस जाए और फड़फड़ाए तो वो निकल नहीं पाता है। तो इस तरह से ब्रह्म राक्षस की दुर्गति हुई और अंत हुआ। मेरे मन में भी एक ब्रह्म राक्षस बैठा हुआ था जो अहंकारी था, जिसको ये भ्रम था कि वह समीक्षक है। लेकिन मैं कोई संवेदन स्याह व्यक्ति नहीं बनना चाहता था। मुक्तिबोध के ब्रह्म राक्षस ने कहा कि सजल उर शिष्य बन जाओ तुम ब्रह्म राक्षस के। ब्रह्म राक्षस बुरा नहीं है। ब्रह्म राक्षस का ज्ञान क्यों काम नहीं आया जनता के? क्योंकि उसके प्राण में संवेदना थी स्याह। अगर तुम सजल उर शिष्य बन जाओ तो शायद लोगों से जुड़ सको। और सन 78 में मैंने निर्णय लिया कि मैं कवि सम्मेलनों में जाऊंगा और ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य बनकर दिखाऊंगा। मैं प्रभंजक भी बनूंगा, मैं दूसरों के लिए भंजक भी बनूंगा और रंजक भी बनूंगा। ये थी मेरी प्रेरणा।